Good afternoon, students. This is probably the last part of this chapter. It is miscellaneous part, but it is again very important part. Right? In this part, we'll discuss some small topics, but they are very important. So let's start this miscellaneous part. In this miscellaneous part, first we are going to discuss about some questions, some important question here we are going to discuss about. We had already discussed about the molecular orbital theory. We had already draw the structure of molecular orbital diagram of various homoatomic molecules, right? So in this part, first we are going to discuss about that MOTs for first we are going to discuss about MOTs of some heteroatomic molecules. It is not actually included in your syllabus, but I'm sharing this for some students. Those are looking for various competitive examinations, right? So in heteroatomic molecules like NO, CO, right, N2 plus, or we can say many more other structure. NOCO were very common they are, that's why I'm telling you about them also. C2 2 minus, राइट हेट्रोएटॉमिक में मैंने दो लिए हैं NO एंड CO, बट ये कुछ और आयन भी है, उनके लिए भी हम दे सकते हैं. सो N2 प्लस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, N2 में जो भी कंडीशन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए. C2 2 माइनस मतलब C2 में जो भी कंडीशन है उसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो आपको वो कंडीशंस मिल जाएंगे, राइट. C2 2 माइनस का एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 6 12 और 2 और 14, तो C2 2 माइनस का स्ट्रक्चर बिल्कुल N2 जैसा हो जाएगा. N2 प्लस मतलब 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब एक कम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. सो व्हेन वी नीड टू ड्रॉ the MOTs or molecular orbital theory diagrams or molecular orbital diagrams for NO, CO like heteroatomic, diatomic actually I'm talking about molecules, in that case we just compare the number of electrons with anyone that we already draw. Like in NO, nitrogen atomic number of nitrogen is 7 and oxygen is 8, so total it is 15. So now how can we draw 15? So if we draw for N2 minus, the number of electron will be 15. Yes or no? तो number of electrons कैसे हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे. तो N2 के लिए I'm not writing for 1s 2s again. I'm writing for 1s 2s. यहाँ पर 1s के लिए जो है वो हमने बना दिया. यहाँ पर हमने 2s के लिए बना दिया, जल्दी से बना दिया मैंने 1s के लिए भी 2s के लिए भी, और फिर मैंने 2p के लिए बनाया. तो N2 के लिए जो बनाता हूं उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा या ऑक्सीजन से थोड़ा सा कम हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है. बाकी क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जाएंगे तो 2s 2p मिक्सिंग तो ऑपरेट होता नहीं है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 2 3, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा. सो इन दीज केसेस देयर इज नो प्रॉब्लम आई थिंक, राइट. यहाँ पर जो भी ऑर्बिटल है 1s यहाँ पर हो जाएगा, देन 2s अबाउट, देन 2p, यहाँ 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे और यहाँ पर भी 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, राइट. सो नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ फिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ठीक से बना देता हूँ, थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ. तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1 2 3, एक तरफ हम नाइट्रोजन ले लेते हैं और दूसरी तरफ ऑक्सीजन ले लेते हैं. तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अगर मैं इसे ठीक से थोड़ा सा और ड्रॉ कर लूँ, ये थोड़ा सा मैसअप हो गया है, तो अगर मैं इसके लिए जो है वो ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएंगे, इन दैट केस ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4. ऑक्सीजन की आउटर शेल है 4 और नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने होते हैं
3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और ठीक है रब कर देता हूँ तो आप इसे आसानी से क्लियरली विजिबल हो जाएगा, राइट। सो इन दैट केस it will be okay, so 1 2 3 is there and 4 is there, okay। so now we need to fill how many electrons, यहाँ तो 2 थे तो यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर आप as it is 2 electrons, यहाँ पर भी 2 electrons, यहाँ पर भी 2 electrons, यहाँ पर भी 2 electrons as it is fill करते हैं। बट यहाँ पर फिलिंग कैसे होगी? सो यहाँ पर now we have 3 3 6 1 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो यहाँ आ जाएंगे, फिर 1 2 3 4 यहाँ आ जाएंगे, राइट। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ तो शायद आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये 1 और ये 2, तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ आ जाएंगे, राइट। नाउ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ओके। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। सो ये NO अगर हम सिंपली बना रहे हैं तो ये किसके लिए बन गया हमारा डायग्राम? एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर, तो ये बन गया हमारा NO के लिए डायग्राम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, या टोटल एटॉमिक सम जो है एटॉमिक नंबर का वो 15 होता है, तो ये हमारे लिए 15 बन गया। अब इसी के हिसाब से हम बाकी सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लाइक बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हम कहेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 एंड 6 4 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 2 4 और यहाँ पर एक है तो 5 डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट वी वुड गेट 2.5, दैट वी वुड गेट दैट बॉन्ड ऑर्डर। 2.5 का फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, तो मॉलिक्यूल जो है वो नाइट्रोजन से कम स्टेबल है, बिकॉज नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2। तो इट इज लेस स्टेबल देन नाइट्रोजन बट मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन। स्टेबिलिटी भी, इट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक भी होता है, राइट। पैरामैग्नेटिक भी होता है क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज अगेन पैरामैग्नेटिक। अबाउट NO वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे थे तो क्या हो जाता? कार्बन का इज 6 एंड ऑक्सीजन का इज 8, सो इट्स 14। इज जस्ट लाइक नाइट्रोजन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बिल्कुल नाइट्रोजन जैसा हो जाता। तो बस आप एटॉमिक नंबर चेक कर लीजिए और फिर आप कोरिलेट कर लीजिए जिनसे आपने ड्रॉ किया है, उसी के बेस पे आपका सारी इंफॉर्मेशन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद इसमें भी थोड़े से और चेंजेस होते हैं बट इतने से आपका काम चल जाएगा। बट जब और हम आगे जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो उसकी आपको जरूरत ही नहीं है, right। So the one important thing that I want to discuss with you, that is about heteroatomic molecule, that I had already discussed with you. Like second, that I want to discuss with you some answer of some very important question came in various examinations, like in H2 plus and H2 minus, the stability order हमें इनके लिए सेट करना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इनके लिए? इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल दिया जा सकता है। तो इन दैट केस H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2, H2 प्लस में 1 और H2 माइनस में 3। यस और नो? 2 इसमें है, प्लस हुआ तो एक कम हो गया, माइनस हुआ तो एक बढ़ गया, राइट। नाउ लेट वी ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर इट। सो हेयर इज 1 and here is 1, right? If hydrogen is there, in that condition 1 electron is there, 1 electron is there, and in this case there is 2 electron filled, and this is the diagram complete. So H2, the bond order we would get for H2, that would be 1, because number of bonding minus number of anti-bonding, right? So the bond order will be 1, yes or no, जो हमने फॉर्मूला देखा था, right? Now about H2 plus, what will be the diagram for H2 plus? H2 के लिए तो ये हो गया 1, H2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कहीं से भी कम हो गया, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गया, H2 मॉलिक्यूल था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब यहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉन ही बचता है। सो व्हाट हैपन इन दिस केस? बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1/2,
क्योंकि बॉन्ड एक ही इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 0.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर। नाउ थर्ड केस में जहां पर H2 माइनस लिया जा रहा है, तो H2 माइनस में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन H2 विल गेन, तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा। सो नाउ बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे माइनस 1 एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज अगेन 0.5, यस और नो। सो it is very clear कि H2 will be most stable among these three, no problem. Now which one is stable? So both have same bond order. If two have same bond order, in that case those having less number of electron in anti-bonding orbitals is more stable. So you know very well, in case of this H2 plus and this is H2 minus, so in case of H2 plus एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जबकि H2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हैं। सो इट मींस H2 प्लस विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू H2 माइनस। आई थिंक अगेन इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? नाउ आई एम discussing the third important, a very frequent question came in various examination. Stability order and magnetic nature of 5 species: O2 2 plus, O2 plus, O2, O2 minus and O2 2 minus। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। जो क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, इन सब का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट इज अमंग्स दीज पैरामैग्नेटिक कौन कौन से होते हैं और डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं। ये एक बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिशन्स में, स्कूल एग्जामिनेशंस में हर जगह आता है। O2 minus is called superoxide, O2 2 minus is called peroxide, O2 is simple oxide, this is dioxygen unipositive, dioxygen dipositive, right? So how can we establish the stability order, establish the stability order of these all? We need to show the stability order. To identify the stability order, we need a complete diagram for O2, MOT diagram for O2. So we know the MOT for O2 is, the first is, अच्छे से बनाएंगे। अब हम प्रैक्टिसाइज हो गए हैं, हमने बहुत सारे डायग्राम बना लिए, तो थोड़ा सा हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और यहाँ तो होते ही हैं। नाउ लेट वी फाइंड फॉर right, and here like this and here like this, right? In that case what will happen now, one electron is there, that 2p is there, sigma 2pz है ना, और ये 2px 2py, 2px 2py और ऊपर sigma 2pz होगा, वो मैं जरूर लिखूंगा, राइट? यहाँ sigma 2pz मैंने रख दिया। ओके, नाउ लेट वी फिल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p के, ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर 3। सो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में ऑक्सीजन के, यहाँ भी 1 2 3 एंड 4th इलेक्ट्रॉन इज देयर। यहाँ पर देखें तो इट इज 1s, तो ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, राइट? तो 2 इलेक्ट्रॉन इज देयर, 2 इलेक्ट्रॉन इज देयर, so 2 electron is there, 2 electron is there. Similarly in this case 2 electron is there, 2 electron is there, 2 electron is there. So हर केस में जब भी आप 8 से ज़्यादा बनाते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो आप यहीं डिडक्ट कर सकते हैं, जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर ही होते हैं, तो आप उसे डिडक्ट करके हटा दीजिए। जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इसको बना के चेक कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट? जैसे मैं ऑक्सीजन के लिए 16 बना रहा हूँ, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन का, टोटल हो गया 16।
तो 16 में से 8 तो ये निकाल दीजिए, बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 2p वाला बना लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएंगे। राइट, बात समझ में आई व्हाट आई वांट टू से? ओके, नाउ हियर वी आर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो इन केस ऑफ O2, मैंने अभी तक सारी चीजें O2 के लिए रखी हुई है। सो 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, 2 इलेक्ट्रॉन इज देयर, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, तो 6 यहां हो गए, 1 यहां या 1 यहां। राइट, तो ये O2 के लिए हो गया आपके पास कंडीशन। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 हटा देता हूं मैं पहले से ही, है ना, तो हमारे पास बचते हैं यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन ही बचे रहते हैं। आप चाहे तो सब ऐड कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो 2 4 एंड 6 4 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 2 4 एंड दीज 2 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया ये 4/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा O2 के लिए 2। राइट, यस और नो? नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट O2 प्लस। O2 प्लस के बारे में बात करते हैं। O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वहां से निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। यस और नो? जहां एनर्जी ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी वाला पहले निकलता है, तो O2 प्लस यहां से निकल गया। तो अभी हमारे पास क्या बचा O2 प्लस में? तो O2 प्लस मतलब एंटी बॉन्डिंग से निकल गया, तो यहां हो जाएंगे 5, यहाँ कितने हो जाएंगे 10 - 5, एक कम हो गया ना एंटी बॉन्डिंग से, तो 10 - 5 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। यस और नो? नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट O2 2 प्लस। एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो भी यहीं से निकलेगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां पर एक और कम हो गया, तो अभी कितने बचे टोटल? ये और यही एंटी बॉन्डिंग में बचे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, तो 10 - 4/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट O2 1 - O2 1 - है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और लिया, और ये तो खाली है, होल्स रूल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो मतलब यहां कितने हो जाएंगे 7, तो 7 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10 - 7 यानी 1.5। एक और इलेक्ट्रॉन अगर O2 2 के लिए बात करें, एक और इलेक्ट्रॉन वहां पर आ गया, तो एक और इलेक्ट्रॉन वहां आ गया, तो कितने हो जाएंगे 8, तो 10 - 8 2 डिवाइडेड बाय 2, सो कितना हो जाएगा 1। सो दीज आर द बॉन्ड ऑर्डर्स। तो इसके बेस पे बड़े आसानी से आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं उनका ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? O2 प्लस। जो ऑर्डर मैंने इनिशियली आपको लिखा हुआ था वही ऑर्डर होगा, यानी O2 2 प्लस विल बी मोस्ट स्टेबल, देन O2 प्लस, then O2, then O2 1 minus, and then O2 2 minus. Now which one is paramagnetic? तो obviously जहां जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो O2 इज पैरामैग्नेटिक, नो प्रॉब्लम। पैरा की अगर अपन बात करें तो O2 तो है ही, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तो एक अनपेयर्ड बचा रहेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया O2 प्लस, ठीक है, दोनों निकल जाएंगे तो एक भी अनपेयर्ड नहीं बचा रहेगा, यानी O2 2 प्लस विल बी डायमैग्नेटिक, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन जब इंटर कर जाएगा तो उसके बाद भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, तो O2 माइनस, यानी एक इलेक्ट्रॉन इंटर कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, इधर इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन और गेन 1 इलेक्ट्रॉन, एंड बोथ द केसेस इट रिमेन पैरामैग्नेटिक, राइट। एंड द रिमेनिंग 2, यानी जिसके ऊपर दोनों चार्ज हैं वो डायमैग्नेटिक है, O2 2 प्लस दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और O2 2 माइनस यानी 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा, तो उस कंडीशन में ये फुलफिल्ड हो जाएंगे, तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे डायमैग्नेटिक। तो ये दिस इंफॉर्मेशन अबाउट O2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केम इन वेरियस एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एज वेल एज स्कूल एग्जामिनेशंस। सो द स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड देयर मैग्नेटिक नेचर। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको बस यही करना है, न्यूट्रल का जो है उसका बना लीजिए, वहां से इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू व्हाट आई वांट टू से, राइट। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड पार्ट जो मुझे आपसे शेयर करना था। नाउ डिस्कसिंग अबाउट one more small part is there, that is hydrogen bonding.
This is a different type of bonding which is generally observed in various compounds. We know the covalent bonding, ionic bonding, but hydrogen bonding is slightly different from covalent bonding or ionic bonding. It is generally occur in between non bonded molecules, या दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो आपस में बॉन्डिंग नहीं होती उनके बीच में जनरेट होते हैं. देखिए मैंने इनिशियली, शायद आपको याद हो, जब मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर मैंने आपसे बात की थी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं. एक बिटवीन बॉन्डेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स और दूसरे बिटवीन बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स. राइट. बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो होते हैं, मतलब जैसे बॉन्डेड एटम्स के बीच में होते हैं आयनिक बॉन्ड हो गए, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, व्हाटएवर. नॉन बॉन्डेड के बीच में होता है जैसे मेटेलिक फोर्स होता है. मेटल के दो एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है वो मेटेलिक फोर्स होता है. मेटल के दो एटम एक दूसरे से किसी फोर्स कोई बॉन्डेड नहीं होते, मतलब एक डिफरेंट स्पेसिफिक बॉन्ड नहीं होता है. इसी तरह से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं. वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं. कौन कौन से टाइप के वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. एक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एक आयन, अब आप डायपोल पढ़ चुके हैं तो मैं आपको बता सकता हूं, इससे पहले मैं नहीं बता सकता था क्योंकि आपने डायपोल नहीं पढ़ा था. तो एक आयन और एक डायपोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. लाइक एक F माइनस है और एक HF है. तो HF में क्या होगा, H के ऊपर प्लस चार्ज होगा और F के ऊपर माइनस चार्ज होगा. तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, इसे कहते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन. दूसरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में दो डायपोल हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं. जैसे एक ऐसे में जैसे HCl मैंने लिया और दूसरा मॉलिक्यूल भी HCl मैंने लिया. तो H के ऊपर प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज, और इस H के ऊपर प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज. इन दैट केस इस तरीके से प्लस और माइनस के बीच में, दो डायपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टैब्लिश होता है उसे डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. थर्ड टाइप का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे आयन इंड्यूस्ड डायपोल टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है. इसमें क्या होता है, एक आयन है, मान लीजिए एक आयन है आपके पास F माइनस और दूसरा एक F2 मॉलिक्यूल है मान लेता है. अब F2 मॉलिक्यूल तो हम जानते हैं नॉन पोलर है, उसमें तो कोई डायपोल है नहीं. तो ये माइनस एक F2 मॉलिक्यूल को इंड्यूस करके, माइनस है ना, तो माइनस के सामने अगर आप एक नेगेटिव चार्ज को किसी न्यूट्रल बॉडी के सामने लेके जाएं तो जिस साइड पर जो न्यूट्रल बॉडी है नेगेटिव चार्ज के साइड पर होगी वहां पर पॉजिटिव चार्ज और उसके ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज आ जाता है. दिस इज कॉल्ड इंडक्शन. वी नो वेरी वेल, आई थिंक आपने इंडक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और यहां पर दूसरी कोई अनचार्ज बॉडी इसके सामने टच नहीं कर रहे हैं, सामने रख दिया, तो इस पार्ट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड इंडक्शन. सो सिमिलरली इट हैपेंस हियर आल्सो. सो F माइनस और यहां पर F के ऊपर ऑपोजिट चार्ज, ये प्लस हो जाता है और ये माइनस. तो इस तरह से इसमें एक डायपोल इंड्यूस हो जाता है और उसके बाद एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है. इसी तरह से एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसे कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल. डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल की अगर मैं बात करूं तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में एक डायपोल दूसरे डायपोल को, जैसे मान लीजिए कोई एक डायपोल है और दूसरा कोई डायपोल नहीं है, ठीक है ना, तो उसे इंड्यूस करता है. हम जानते हैं एक मैग्नेट को अगर हम दूसरे किसी दूसरा ऐसा मैग्नेट है, ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक नेचर का नहीं है उसके पास रखें तो उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है. और मैग्नेटिज्म जनरेट होने का मतलब है दोनों पोल जनरेट होना. ऐसा ही मॉलिक्यूल्स में होता है कि एक जैसे मैंने ले लिया आपको HF मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने H2 मॉलिक्यूल ले लिया, राइट.
तो HF में क्या है, H प्लस और ये माइनस चार्ज है, और इसके कारण से इंड्यूस होकर इस पे थोड़ा सा प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो इसे डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स कहते हैं। और उसके बाद नंबर 5 सबसे वीक टाइप का फोर्स, इसे इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल कहा जाता है। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, बट स्पेसिफिकली इसे लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स भी कहा जाता है। लंदन और डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। ये फोर्स उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिनमें किसी भी तरह का डायपोल नेचर जनरेट नहीं होता, जैसे H2H2 मॉलिक्यूल, दो H2 मॉलिक्यूल्स हैं, या इनर्ट गैसेस के मॉलिक्यूल है, वही मॉलिक्यूल की तरह रहते हैं, उनमें ऐसा जनरेट होता है। अब मान लीजिए एक H2 मॉलिक्यूल ये है और एक H2 मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल का एक का न्यूक्लियस यहाँ, एक का न्यूक्लियस यहाँ है, और हमें पता है कि इसके चारों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। ये हम जानते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहे। इलेक्ट्रॉन तो सब जगह रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहे और यहाँ पर रहे। या मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर कर देता हूं कि भाई कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से, ये मॉलिक्यूल है आपका, ये मॉलिक्यूल है आपका, है ना, हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया था, ये आपका मॉलिक्यूल है। और कुछ कंडीशन हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रहे, और कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सब जगह रिवॉल्व कर रहा है ना, तो कुछ कंडीशन इलेक्ट्रॉन यहां पर रहे और कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहां पर रहे। तो जिस जोन में, कुछ इंस्टेंट के लिए जोन में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव एरिया हो जाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो पॉजिटिव एरिया। ये कुछ इंस्टेंट के लिए हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। तो ये जनरली उनमें होता है जिसमें किसी भी तरह की पोलैरिटी नहीं होती, और खासकर इनर्ट गैसेस में होता है। ये फोर्स तब एग्जिस्टेंस में आया जब ये कंफर्म हो गया कि चाहे वो कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, एटम्स पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होता है। तब इस फोर्स को एग्जिस्टेंस में लेके आया, और सबसे वीक टाइप का फोर्स ये देखने को मिलता है। जनरली ये साइज पर डिपेंड करता है, साइज जितना बड़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। यही ऑर्डर इनकी स्ट्रेंथ का भी होता है, इसी ऑर्डर में इनकी स्ट्रेंथ होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, या इनके जो स्ट्रेंथ कौन सा ज्यादा होता है कौन सा कम होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आयन डायपोल होता है, फिर डायपोल डायपोल, फिर आयन इंड्यूस डायपोल, फिर डायपोल इंड्यूस डायपोल, और सबसे वीक लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स होता है, राइट। ये मैंने स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक एक्सटेंसिव डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, एक्सटेंसिव डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसे वैन डर वाल्स फोर्सेस में काउंट नहीं करते, ये वैन डर वाल्स फोर्सेस से अलग काउंट होता है, क्योंकि ये एक्सटेंसिव नेचर का होता है और बहुत स्ट्रांग होता है, सारे डायपोल डायपोल से ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसा इसलिए होता है, या सारे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन मॉलिक्यूल्स में होता है, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट्स वाई ऐसा देखने को मिलता है। तो पहली चीज की जो एक्सटेंसिव डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती कहां है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कहां है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली ऑब्जर्व्ड इन दोज मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। अगर मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात करूं, वेयर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, दीज आर 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जहां जहां हाइड्रोजन इन 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है, अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात करें। या फिर अगर 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में ऑक्सीजन जब दूसरे मॉलिक्यूल के पोलर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, यानी दूसरे मॉलिक्यूल में H हाइड्रोजन जो है वो कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, तब ये ऑब्जर्व होता है। जनरली मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स में कब ऑब्जर्व होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद फ्लोरीन। और ये तीनों ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन तीनों ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। एक्सटेंसिव डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है, राइट नाउ। सो क्या हम समझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? वन इज इट इज एक्सटेंसिव डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, सेकंड जनरली ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड विद नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड विद फ्लोरीन। सो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड नाउ? इसके बारे में तो हमें पता चल गया, इट इज एक्स्ट्रा बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड एंड स्टेबलाइज मॉलिक्यूल। कैसे? सी, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व किया, बनता कैसे है? देयर इज सम वाटर मॉलिक्यूल्स, यू कैन सी these are some water molecules. In water molecule oxygen is bonded with hydrogen, so hydrogen get positive charge and oxygen get negative charge. This hydrogen again get positive charge, obviously electronegativity ज़्यादा है ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से, so in that case this hydrogen is same plus this minus, right, and this hydrogen is minus, right. Now so what will happen in this case? And on this hydrogen same, इसके ऊपर plus charge, इसके ऊपर minus plus. So what happened? There is a force developed between the oxygen and hydrogen. Oxygen of one molecule and hydrogen of another molecule. So this is a force of attraction, a extra force of attraction developed between the molecule which stabilize the molecule relatively more. ठीक है, ये और कौन से मॉलिक्यूल्स में होता है? दिस एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप बिटवीन सच मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद फ्लोरीन, राइट। HF में भी सेम केस अगर आप देखें तो HF में भी इसी तरह कंडीशन हो सकती है। यू कैन सी हियर, सो HF में भी सेम कंडीशन हमें देखने को मिलती है। NH3 में भी इसी तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। रीजन क्या हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? सो रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक ही होता है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल नेचर इन सच मॉलिक्यूल्स। एक इतना स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल नेचर होता है कि वो एक दूसरे से काफी रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाने लगते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्लासिफिकेशन की बात करें, दो टाइप के टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ H बॉन्डिंग। तो दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। वन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे हमने अभी देखा H2O का एग्जांपल भी देखा, इसके अलावा हमने HF का एग्जांपल भी देखा और NH3 का एग्जांपल हम यहां देख लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे भी हो सकता है, इन हाइड्रोजन पे भी हो सकता है। दूसरे टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। क्या कहते हैं इसे? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। नाउ इन केस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग व्हाट विल हैपन? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग में एक ही मॉलिक्यूल के कुछ पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल मेरे पास है, इस कंपाउंड का नाम होता है फिनॉल, और इसके अगर हम अल्फा पोजीशंस पर जो है वो NO2 ग्रुप जोड़ दें तो इसे कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में आप आसानी से पढ़ेंगे और आसानी से समझ भी पाएंगे। तो इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है जिसे आप कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जैसे Cl, Cl, Cl
in this molecule most of the time hydrogen bonding observed, most of the time most of the इस कंपाउंड में नहीं होगा, इस कंपाउंड में नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ऑब्जर्व होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपको देखने को मिलती है, वो ऐसे कंडीशंस में देखने को मिलती है जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा हो, तो इतना ध्यान रखिएगा। सो दिस इज इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, और मैं आपको जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब वहां पर और एग्जांपल्स इनके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए केवल इतना ही सफिशिएंट है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एच बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। सो ऑब्वियसली कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा नाइट्रोजन से, और हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा फ्लोरीन से, या दूसरे मॉलिक्यूल के कम्युनिकेशन। बहुत ही कुछ केसेस, रेयर केसेस होते हैं जहां क्लोरीन भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। सो दिस इज द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ व्हाट इज द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नाउ एप्लीकेशन ऑफ एच बॉन्डिंग, भाई है तो कुछ एप्लीकेशन तो होगा, कुछ काम तो होगा। सो एप्लीकेशन ऑफ एच बॉन्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ एच बॉन्डिंग में क्या होता है? अब देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाई इट इज? बिकॉज देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल का गैस स्टेट में होना, या किसी भी कंपाउंड का गैसियस होना, किसी भी कंपाउंड का सॉलिड होना, किसी भी कंपाउंड का लिक्विड होना रूम टेम्परेचर पे, ये उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल्स सॉलिड होते हैं, मतलब सॉलिड हम उसे कहते हैं। लिक्विड के पार्टिकल में रिलेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है। गैस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, और इसीलिए वो गैस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, राइट। सो it is very much clear that due to existence of H bonding, those compound which can show H bonding, the boiling point of those compound unexpectedly increase. Remember, generally boiling point related with molar mass or molecular mass. As molecular mass increase, boiling point increase. बट कुछ केसेस में अनएक्सपेक्टेडली ऐसा देखा गया है कि एच बॉन्डिंग के कारण से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। मैं कुछ एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूं। पहली चीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, और ये बात हमेशा याद रखिएगा इन केस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज फॉर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। इंट्रामोलिकुलर में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, इंट्रामोलिकुलर के लिए नहीं। इंट्रामोलिकुलर में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, मैं केवल इंटरमोलिकुलर के लिए बात कर रहा हूं, राइट। सो इन इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल आपको पता है HF, HCl, HBr और HI, इन चारों के केसेस में अगर हम जनरल बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो HI का मोलर मास बहुत ज्यादा होता है और HF का कम। सो इस केस में HI का ज्यादा होना चाहिए। जनरली बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास, अगर कोई और फैक्टर नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। लेकिन जैसे यहाँ एक फैक्टर आ गया HF, यहाँ फैक्टर आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ क्या देखने को मिलता है? HCl का सबसे कम, फिर HBr का, फिर HI का, और सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो HF का देखने को मिलता है। इसी तरह का ऑर्डर हमें H2S, एक ही ग्रुप के जो मेंबर्स हैं H2SE, H2TE और H2O में भी देखने को मिलता है। यानी ये कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कई क्वेश्चन आते हैं कि H2O इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस, व्हाई? सो इट्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, और क्लास 12 में इंडिविजुअल हम इनके बारे में पढ़ेंगे भी। बट मेरा पॉइंट ये था कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई शो कर रहा है तो अनएक्सपेक्टेडली उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। सेकंड जो होता है दैट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो दोज शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वाटर में रिलेटिवली सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है।
आइस का यूनिक नेचर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से ही यूनिक होता है। आपको पता है कि आइस 4 डिग्री सेल्सियस पे आइस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। 4 डिग्री सेल्सियस से आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी डेंसिटी आइस की कम होती है, और टेम्परेचर कम करेंगे तो भी डेंसिटी आइस की कम होती है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस की डेंसिटी कम होती है। जनरली डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि डेंसिटी को जनरली हम मानते हैं कितना क्लोज मॉलिक्यूल सेटल्ड है उसी तरीके से। लेकिन आइस की डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस, आइस की डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से कम होती है, और इसीलिए आइस वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर डेंसिटी मटेरियल ए की डेंसिटी मटेरियल बी से कम है तो मटेरियल बी ए के ऊपर फ्लोट करेगा और मटेरियल ए बी के अंदर सिंक कर जाएगा। इट इज द कॉन्सेप्ट, राइट। तो सिंक कौन करेगा? जिसकी डेंसिटी, जैसे वाटर अगर हमने लिया, तो अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो वो सब्सटेंस वाटर के अंदर सिंक कर जाएगा, और कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है और इसीलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए स्कोप होता है, और इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होता है। लेकिन जो आइस होती है उसमें एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एग्जिस्ट भी करता है तो वो अपनी पोजीशन से हट नहीं सकते हैं सॉलिड स्टेट में, और इसीलिए उनके बीच में एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, और जो स्पेस अवेलेबल होता है उसमें एयर भी ट्रैप हो जाती है। इसलिए ओवरऑल आई कैन से कि जो उसकी डेंसिटी है वो कम हो जाती है, और उसकी डेंसिटी कम होने के लिए वाटर के यूनिक नेचर के लिए H बॉन्डिंग भी रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। जैसा मैंने कहा, मैं फिर से उसे बताता हूं। 4 डिग्री सेल्सियस पे आइस की डेंसिटी, 4 डिग्री सेल्सियस पर आइस की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। और ऑब्वियसली डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास पे तो कोई चेंज आता नहीं है, तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो वॉल्यूम मिनिमम होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप जाएंगे तो डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स की फिक्स्ड पोजीशन हो जाती है, जबकि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से जो है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसलिए सॉलिड स्टेट में जो है वो आइस में एक फिक्स्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसके अंदर एयर भी ट्रैप हो जाती है। तो वो भी एक रीजन है। द मेन रीजन इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और H बॉन्डिंग, राइट। जो सॉलिड स्टेट है उसमें H बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी कि 4 डिग्री सेल्सियस वाटर में होती है। तो इसका जो वाटर का यूनिक नेचर होता है वो H बॉन्डिंग के कारण से ही देखने को मिलता है, राइट। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंस है जिसे हम H बॉन्ड जिसके बारे में हम बात कर सकते थे, तो ये मैंने आपसे शेयर किया, राइट। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई नीड टू शेयर विद यू, दैट इज most part of this portion, that portion we'll discuss in organic chemistry, resonance. Here I'm talking about resonance. Actually there are some molecules which we can express their structure, we can not represent via one structure. The actual structure we cannot represent via one structure. For example, let we have carbonate ion. अगर मैं कार्बोनेट आयन के लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ऐसा एक स्ट्रक्चर हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा आप सोचिएगा। इसका मीनिंग ये हो सकता है कि एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक बात हो सकती है। दो ऑक्सीजन ऐसे हैं उनके ऊपर -1 चार्ज है और एक ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये दूसरी बात हो सकती है, राइट। एक और खास बात कि यहां डबल बॉन्ड, इसका मतलब एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसा है जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है, क्योंकि यहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। 2 बॉन्ड है, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतनी कम होगी। तो ये इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में
जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी और इन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी। ये 3 बात, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है या सिंगल सिंगल बॉन्ड है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, 1 ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी और यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ये 3 चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं, सबके दिमाग में आई होंगी जिसने पहले पहले इस बारे में बात की। लेकिन हायर केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के थ्रू, जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हायर केमिस्ट्री में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे उन मेथड्स के थ्रू कंपाउंड में कौन कौन से बॉन्ड हैं, कितना उनका साइज है, एंगल है, सब कुछ पता किया जा सकता है। और जब उन मेथड्स के थ्रू पता चलता है तो पता ये चलता है कि ये तीनों बॉन्ड एक जैसी लेंथ के होते हैं और ये माइनस चार्ज तीनों ऑक्सीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट इज प्रैक्टिकल वे, प्रैक्टिकली हमें ये पता चलता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो फिर हम उसे एक्सप्लेन कैसे करें? तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। And how can we define resonance? Actually, what happened? We can define the methods of representing any compound by more than one structure is called resonance. Actual structure of these compound is between the different structure and that actual structure is termed as resonance hybrid. उस एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने CO3 का मैं CO3 के और स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है वो ड्रॉ करता हूं। एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है, दूसरा स्ट्रक्चर ये भी तो पॉसिबल हो सकता है CO3 के लिए। क्यों नहीं लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल हो सकता है CO3 के लिए, यहां O-, यहां O- और यहां डबल बॉन्ड हो। ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। ये तीनों ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। The different structure possible for a compound is termed as resonating structures. And the phenomena of showing or the phenomena of representing or the method of representing a compound with more than one structure is termed as resonance. And these all resonating structures are hypothetical. Actual structure is lie between these 3 structure. as अगर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इन तीनों के बीच का कोई स्ट्रक्चर होगा, एंड दैट एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड. सो रेजोनेंस हाइब्रिड इज ओनली एक्चुअल रियल स्ट्रक्चर. ऑल अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स. सो अगर मैं CO3 के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो CO3 के लिए मैं रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाऊंगा वो देखिए. एक ऑक्सीजन यहां होगा, एक ऑक्सीजन यहां होगा, एक ऑक्सीजन यहां होगा, एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन ये देखिए सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड किया ना आपने, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सब जगह यहां भी होगा, ये यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है. और जो माइनस चार्ज है वो 3 एटम्स के ऊपर 2- डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब सब के ऊपर -2/3, -2/3 और -2/3 होगा. तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा और ये सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं. अब ये सारे स्ट्रक्चर, कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, जैसे इन तीनों की एनर्जी इक्वल है, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हो सकते हैं जिनमें कई कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर ऐसे हो सकते हैं जिनकी एनर्जी में डिफरेंस होता है. तो जो सबसे कम एनर्जी वाला स्ट्रक्चर होता है और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, उन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे ही रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं. Most stable resonating structure, the energy difference between energy of most stable resonating structure and resonance hybrid is termed as resonance energy.
और रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस कैसे स्ट्रक्चर कैसे बनाए जा सकते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए माइनस चार्ज और पाई बॉन्ड, लोन पेयर और पाई बॉन्ड, प्लस चार्ज और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे आपने अगर यहां से नंबरिंग काउंट की तो 1 2 3, तो 1 पर पाई बॉन्ड है और 3 पर हमेशा नंबरिंग कोशिश करके पाई बॉन्ड से ही शुरू करनी चाहिए। तो 1 पर पाई बॉन्ड है और 3 पर माइनस चार्ज। तो ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे हमेशा देखने को मिलना चाहिए। ऐसे कंपाउंड में ही हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। राइट? तो इस तरीके से आपको शायद ये समझ में आएगा कि व्हाट आई वांट टू से अबाउट रेजोनेंस। अगर मुझे एक और कंपाउंड है लाइक NO3 माइनस, N डबल बॉन्ड O, NO3 माइनस में एक O माइनस और यहां पर एक ये बॉन्ड होता है। अब इसके लिए मैं 3 स्ट्रक्चर लिख सकता हूं। कैसे? ये एक बॉन्ड इधर आ सकता है। आपको लगेगा अलग अलग है तो आप ऑक्सीजन को नंबर दे दीजिए, तो ऑक्सीजन के नंबर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। और ये डबल बॉन्ड इधर आ सकता है और ऑक्सीजन यहाँ का यहाँ है। राइट? और एक कंडीशन और हो सकती है कि भाई ये जो है वो ये यहाँ आ सकता है। राइट? और क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है और O माइनस यहाँ आ सकता है। तो डबल बॉन्ड ने पोजीशंस चेंज हो गई। और सिंगल बॉन्ड अगर इसे ले लें तो और बॉन्ड पोजीशन चेंज हो सकती है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। राइट? इस तरीके से हम कई कंपाउंड, इसके लिए एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है। आपको जो जितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो सारे स्ट्रक्चर काउंट होंगे। मेरे ख्याल से इसका एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल होगा क्योंकि डबल बॉन्ड अभी भी इस पोजीशन पे नहीं आया है। तो एक स्ट्रक्चर और हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाकी आप जो भी अलग करना चाहें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या माइनस चार्ज कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर और माइनस चार्ज यहाँ पर। तो 4 स्ट्रक्चर बन जाते हैं NO3 माइनस के लिए। राइट? ऐसी कंडीशंस में हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर। ऐसी कंडीशंस में रेजोनेंस में बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने आप बॉन्ड बना सकते हैं और डिवाइडेड बाय जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ कितने बॉन्ड बना है, कितने बॉन्ड हैं? तो 1 2 3 4 बॉन्ड है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया भाई? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.33। हाँ या ना? तो जो एक बॉन्ड है CO बॉन्ड वो एक्चुअली सिंगल बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है उसका? 1.33। अगर मैं यहां पर देखूं कि यहां पर भाई कितने स्ट्रक्चर बन गए, तो हमने देखा कि हमने इसके लिए कितने स्ट्रक्चर बना लिए? 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर हमने बना लिए। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ होगी, अदरवाइज के 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। सो लेट वी सी, डबल बॉन्ड यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर, O माइनस यहाँ पर, और O माइनस यहाँ पर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर, और ये, ठीक है। सो एंड दिस डबल बॉन्ड इज देयर, डबल बॉन्ड इज देयर एंड माइनस चार्ज इज देयर। ओके, एक और स्ट्रक्चर बनेगा। फिर कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? सो ओके, तो व्हाट इज पॉसिबल फॉर दिस? वन मोर स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर दिस, दैट इज और क्या हो सकता है? NO3 माइनस के लिए अलग से बनाते हैं। लेट्स सी क्या और हो सकते हैं स्ट्रक्चर। तो एक तो हो जाएगा N डबल बॉन्ड O एंड O माइनस एंड दिस वन O, राइट। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? आपने इसको इधर रखा, राइट,
और जो डबल बॉन्ड को यहाँ लेके आए और यहाँ पर O माइनस हो गया। एंड थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, आपने इसको यहाँ रखा O और यहाँ पर आप लेके आ गए क्या, और क्या बचा, एक एरो पहले यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, और यहाँ पर क्या हो सकता है, एक O माइनस और डबल बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और इसी का दूसरा स्ट्रक्चर जो हो सकता है दैट आई ऑलरेडी नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड, है ना। तो ये दो स्ट्रक्चर तो ये हो गए। ठीक है, अभी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्या हम, इसकी पोजीशन चेंज करें तो ये स्ट्रक्चर इसमें भी बन जाएगा एक्स्ट्रा, यानी नाइट्रोजन, और यहाँ पर तो ये ऑक्सीजन है ही, बाकी यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस चार्ज रख दिया और यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिया। ऐसे ही क्या हम इसके लिए भी कुछ कर सकते हैं, ये देखिए डबल हेडेड एरो लगता है, कौन सा एरो, डबल हेडेड। तो इस केस में क्या हो सकता है फिर, इज देयर एनी कंडीशन पॉसिबल, तो यहाँ पर भी हो सकता है, इनके पोजीशन भी चेंज हो सकती हैं, तो एन, और यहाँ पर ये तो है ही, बाकी यहाँ पर माइनस चार्ज और डबल, तो ये टोटल 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। 4 बॉन्ड है, 4 डिवाइडेड बाय 6 यानी 2/3, तो बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 2/3। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम बनाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड है, और जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सारे ऑक्सीजन के ऊपर चार्जेस कितना हो जाएगा, -1/3, -1/3, -1/3। तो ऐसे SO4 ऐसे कई स्ट्रक्चर के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाए जा सकते हैं। सबके लिए ट्राई कीजिए और उनके बॉन्ड ऑर्डर्स भी चेक कीजिए। कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी ऑल्सो। ओके, सो दिस इज माई नंबर, यू कैन शेयर। अगर किसी को कमेंट करने में दिक्कत हो 9893740561, तो आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। आई विल शेयर दैट क्वेश्चन विद यू। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।